मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 5 जून 2021। 5 जून 2021 को हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज के प्रत्येक विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जिससे आपको एक ही क्लास में कहीं पर भी और जाने की जरूरत नहीं, एक ही क्लास में सब कुछ की तैयारी आपकी यहीं पर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलेंगे आज के पहले प्रश्न पे। उस पे चलने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों के पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक पे आपका अकाउंट है, वहां पे आप लोग हमारे चैनल को शेयर करिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे हम आपके लिए और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न पे। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन ए विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी मिल्क दिवस, ऑप्शन सी आर्द्रता भूमि दिवस और ऑप्शन डी साइकिल दिवस। तो कौन सा मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। तो ये तो हो गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्या हम लोग ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम लोग बाकी ऑप्शनों को देखते हैं। मिल्क दिवस, मिल्क दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को। तो भारत के मिल्कमैन कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन है भारत के मिल्कमैन, जिन्होंने भारत में सफेद क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन का शुरुआत किया था, वर्गीज कुरियन ने। तो ये तो हो गया ऑप्शन बी पर। ऑप्शन सी पर चलते हैं। आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाते हैं? आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रता भूमि दिवस। और 1 जून को मिल्क दिवस और 3 जून को क्या मनाते हैं? 3 जून को मनाते हैं क्या? साइकिल दिवस। कौन सा? साइकिल दिवस। तो ये हो गया हम लोग का ये प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के आज के जीव विज्ञान के पहले प्रश्न पे। तो चलिए चलते हैं। जीव विज्ञान का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो आप लोग जान चुके हैं किसकी सबसे बड़ी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी फिर किसकी होती है? किसकी होती है? सबसे छोटी किसकी होती है दोस्तों? माइकोप्लाजा। किसकी होती है? माइकोप्लाजा। ठीक है, माइकोप्लाजा की होती है। किसकी? आप लोग ये इसका नाम बहुत बड़ा है, देखिए आप इतना जान लो माइकोप्लाजा। जहां पे माइकोप्लाजा आ जाए वो सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, तो आप जानने के लिए जा सकते हो माइकोप्लाजा गैलोस्टिग्मा। माइकोप्लाजा गैलोस्टिग्मा ये किसकी सबसे छोटी कोशिका है? तो कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में ही बता दिया था कि कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो कौन सी योजना है जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो चलिए पहले ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन ए कोरोना मुक्ति प्रतियोगिता, ऑप्शन बी मिशन फतेह, ऑप्शन सी रोको टोको योजना, ऑप्शन डी कोविड। तो इसमें से कौन शुरू की गई है दोस्तों? ऑप्शन ए कोरोना मुक्ति प्रतियोगिता। अच्छी, कोरोना मुक्ति प्रतियोगिता शुरू की, इसके अंतर्गत है क्या? इसके अंतर्गत जो कुछ गांवों को रखा जाएगा, उसमें जो पहले स्थान पर आएगा उनको क्या दिया जाएगा? उसमें जो पहले स्थान पर आएगा उनको दिया जाएगा 50 लाख रुपए। कितने? 50 लाख। और उसके बाद जो सेकेंड पर आएगा उनको 25 लाख और जो थर्ड पर आएगा उनको दिया जाएगा 15 लाख रुपए उस गांव को दिया जाएगा। इसके तहत कोरोना के संक्रमण में जो उसके नियम कानून बनाया जा रहा है उसको पालन कराने के लिए ये प्रतियोगिता रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, हम बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बी मिशन फतेह, ये कहां का चला गया है?
ये चलाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब सरकार। इसका मतलब है कि ये क्यों चला गया? कोरोना के संक्रमण को गांव में कम करने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया था। रोको टोको योजना, ये जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। ये आपके ऑप्शन में इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे जो कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो संभावना है कि शायद आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सके। तो ऑप्शन बी कोविड, ये कहां पे चला गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ अगले ब्रह्मास्त्र सीरीज के भौतिक और रसायन विज्ञान के टॉपिक पर। पहला प्रश्न है, विषमांग पदार्थ के लक्षण क्या हैं? किसके? विषमांग। पहली बात तो हम लोग जानते हैं विषमांग होता क्या है। विषमांग होता क्या है? विषमांग का मतलब कि वे पदार्थ जिनमें एक तत्व के अलावा दूसरे तत्व भी उपलब्ध हो, उसको हम कहते हैं विषमांग पदार्थ। जैसे कि हमारी वायु में क्या है? आप देखते हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसे बहुत सी गैसें उपलब्ध है। हमारे जल में क्या है? जल में भी बहुत सी पदार्थ H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो ऐसे पदार्थ जो किसमें है, उसमें कई तत्व उपलब्ध है, उसको क्या कहेंगे? विषमांग पदार्थ। एक भाषा में जिनमें कई तत्व उपलब्ध हों उनको हम क्या कहेंगे? विषमांग पदार्थ। जैसे दूध, में दूध हो गया आपका, दूध में कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं। उसके बाद रक्त हो गया, धुआं हो गया, वायु हो गई। तो ये तो हो गया विषमांग। तो समांगी क्या होता है? समांग क्या होता है? ये समांग पदार्थ क्या होते हैं? समांग पदार्थ का मतलब आपका अगर नाइट्रोजन का लिया जाए जिसमें केवल एक तत्व उपलब्ध हो तो उसको क्या कहेंगे? समांग पदार्थ। तो जैसे में आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या आयरन हो गया, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, ये सब किसमें आएंगे? समांग पदार्थ में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं? सीजीएस पद्धति का पहले फुल फॉर्म हम जानते हैं। क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। सीजी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये किसका होता है फुल फॉर्म? सीजीएस पद्धति का। तो आप लोग एक चीज हमेशा नोट करिएगा, ये जो सेकेंड होता है, ये सीजीएस पद्धति हो या एफपीएस पद्धति हो या एमकेएस पद्धति हो या एसआई पद्धति हो, जो समय का मात्रक है वो सब में समान है। लेकिन ये जो दूरी और किसका द्रव्यमान का मात्रक है ये बदलता रहता है। जैसे कि एफपीएस में क्या है? ये तो हो गया सीजीएस का, ठीक है। एफपीएस का क्या हो जाएगा? एफपीएस का फुट क्या हो जाएगा? फुट, पाउंड और सेकेंड। तो हमने अभी आपसे बताया कि हो जाएगा किसमें? ये देखिए, इसमें भी समान है ना समय का मात्रक। इसी तरह जो समय का मात्रक है वो हमेशा समान है। और एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मात्रक जो है, इसमें क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। ये एमकेएस पद्धति के अंतर्गत, एमकेएस पद्धति इसी के अंतर्गत आती है। विकसित किससे हुई है? सीजीएस पद्धति से एमकेएस पद्धति विकसित हुई है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे, सीजीएस पद्धति को किस और नाम से जानते हैं? तो सीजीएस पद्धति किसके नाम से और जानते हैं? मैट्रिक। किसके? मैट्रिक या फ्रांसीसी, ठीक है, मैट्रिक या फ्रांसीसी। तो ये तो क्या मैट्रिक या फ्रांसीसी सीजीएस पद्धति का नाम। तो एफपीएस को किससे जानते हैं? ब्रिटेन। किसकी है ये ब्रिटेन की पद्धति है। किसकी? ब्रिटेन की, ठीक है। ब्रिटेन की पद्धति कौन सी है? एफपीएस। तो चले दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के करंट अफेयर के तीसरे। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष पर कौन है? किसमें? कौन सा है? टाइम्स हायर यूनिवर्सिटी। ये मतलब क्या है? ये यूनिवर्सिटियों में जो अच्छी तरह से पढ़ाई होती है उसके बारे में इसमें बतलाया गया है। तो इसमें भारत में पहली बात तो इसमें फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे कहाँ की यूनिवर्सिटी है? चीन की। और
भारत की। तो अब हम लोग को भारत को बात जानना है। इसमें प्रश्न में पूछा गया है भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत में कौन सा यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट पर है? तो ऑप्शन ए आईआईटी, ऑप्शन ए क्या है? आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी आईआईटी रोपड़, ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन डी बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ये किस पर है? फर्स्ट पर। तो सेकेंड पर कौन है? सेकेंड पर इसमें है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ किसमें है? भारत में जो सेलेक्ट हुई है 100 कंट्रियों में से, उसमें सेकेंड पर है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज के तीसरे पॉइंट भूगोल पर। पहला भूगोल का क्वेश्चन है हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी, हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी कौन है? तो हमारी पृथ्वी किस मंदाकिनी में है? अब ये प्रश्न क्या है? हमारी पृथ्वी किस मंदाकिनी में है? इसका सही कौन जाएगा? किस मंदाकिनी में है? आकाश गंगा। किसमें? आकाश गंगा में। ठीक है, आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी कौन सी है? आकाश गंगा। और सबसे खूबसूरत मंदाकिनी कौन सी है? तो कौन सी है? साइरल। कौन सी है? साइरल। साइरल मंदाकिनी क्या है? सबसे खूबसूरत है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं खूबसूरती के बारे में तो आपको बताना नहीं है, तो इसीलिए आप लोग खूबसूरती को अच्छी तरह से पहचानते हो। यही कहने का मतलब है कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे खूबसूरत मंदाकिनी कौन सी है? साइरल है। और हमारे पृथ्वी की मंदाकिनी आकाश गंगा है। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज के भूगोल के दूसरे प्रश्न पे। तारे क्यों चमकते हैं? दूसरा प्रश्न है तारे क्यों चमकते हैं। तो पहली बात तो तारे चमकते क्यों हैं, ये तो प्रश्न है। पहले तो हम लोग जानते हैं क्यों चमकते हैं। ये चमकते क्यों है? नाभिकीय संलयन से। ठीक है, नाभिकीय संलयन से। किससे? नाभिकीय संलयन के द्वारा ये चमकते हैं। तारों में पाया क्या जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसमें पाया जाता है? तारों में। और आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारा जो सूर्य है यह भी एक तारा है। इसमें खुद का प्रकाश है। ये प्रदीप्त ये क्या है? इसमें खुद का प्रकाश है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्त। और अदीप्त किसको कहते हैं? जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये मार्कर है, या आप कोई भी ऐसी वस्तु ले सकते हैं जिसमें खुद का प्रकाश न हो। कोई भी वॉल हो या ईटीसी किसी को भी आप ले सकते हो। जिसमें खुद का प्रकाश हो उसको प्रदीप्त, और जिसमें न हो उसको अदीप्त। तो सूर्य क्यों चमकता है या तारे क्यों चमकते हैं? हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन के कारण। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के अगले प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक। कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2020 SDG 2020 में शीर्ष पर कौन है? तो ये पहले तो हम लोग जानते हैं नीति आयोग के बारे में। वैसे तो नीति आयोग किसी काम का है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये केवल परीक्षाओं में आता है। परीक्षाओं में इसको जितना हो, कोई भी परीक्षा ले लो, पर डे के एग्जाम में आता है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में पहले अच्छी तरह से जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री खुद होते हैं। तो हम लोग चलते हैं बाकी ऑप्शनों पर। ऑप्शन ए केरल, कौन सी इसमें है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन ए केरल। केरल इसमें क्या है? शीर्ष पर है। शीर्ष पर कौन है? केरल। तो सबसे लास्ट में कौन है? अरे वही पटना, बिहार। बिहार सबसे लास्ट में आपका है। ये बिहार की दुर्दशा है जो अभी भी लास्ट में बेचारा चल रहा है। तो सर सबसे शीर्ष पर कौन रह गया? केरल। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे शीर्ष पर भी केरल है।
एजुकेशन सिस्टम कहाँ का सबसे बेस्ट है? केरल का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले ब्रह्मास्त्र के सीरीज पर। ब्रह्मास्त्र का चौथा सीरीज है भारत का भूगोल। क्या है? भारत का भूगोल। विश्व, तो क्या पहला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा है? आप सभी लोग जानते ही होंगे, दूसरा स्थान है। लेकिन विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितनी परसेंट है? ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कितनी परसेंट है? क्योंकि पहला पॉइंट अब एग्जामिनर पूछना बंद कर दिया, अब दूसरा पॉइंट पूछ रहा है। तो पहला पॉइंट तो दूसरे स्थान पे विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान है, लेकिन कितने परसेंट है? 16% कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की भारत की है। तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए बाकी चीजों को हम लोग जानते हैं। पहला बात कि ये तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। तो पहले पर कौन है? कौन है? रूस है। और जनसंख्या में पहले पर चीन। आप पॉइंटों को नोट करिएगा, जनसंख्या में पहले पर चीन और क्षेत्रफल में पहले पर रूस। भारत का स्थान 7वां और जनसंख्या में दूसरा। और उसके बाद सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान। तो सबसे छोटा कौन सा है? छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन है? गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए सबसे बड़े में केंद्र शासित प्रदेश की, तो अंडमान निकोबार। कौन है? अंडमान निकोबार। और सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में तो कौन सा है? लक्षद्वीप। तो आप सभी लोग जानते हैं अंडमान निकोबार पे कौन सा ज्वालामुखी है? भारत की एकमात्र ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहां पर है? कहां पर है? भारत के अंडमान निकोबार में। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं बाकी अगले प्रश्न पे, भूगोल के भारत के। तो भारत के भूगोल का अगला प्रश्न क्या है? भारत के भूगोल का अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण क्या है? आप सभी लोग जानते हो कि भारत का कुछ मैप इस तरह से है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो ये तो भारत का मैप है, लेकिन क्षेत्रफल कहां से तक है? ये अंडमान निकोबार तक। तो कितना है? ये जो पूछा कहां जा रहा है, ये आप लोग जानते हो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो उत्तर से दक्षिण तक भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक है। और पूर्व से पश्चिम तक कितना है? 2933। कितना है? पूर्व से पश्चिम तक कितना है? 2933। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे, पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो अब नए बन चुके हैं। तो बने कौन है? तो ऑप्शन ए जो बाइडन, ऑप्शन बी शेख हसीना, ऑप्शन सी इसाक हेजोगा। कौन है? इसाक हेजोगा। और ऑप्शन डी केपी ओली। तो कौन से बने हैं? ऑप्शन सी। इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन सी। कौन है? इसाक हेजोगा बने हैं किसके? इजराइल के नए राष्ट्रपति। तो इसका सही तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं बाकी ऑप्शनों को देखते हैं। तो जो बाइडन, ऑप्शन ए जो बाइडन, ये क्या है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और अमेरिका के हाल ही में व्हाइट हाउस की मुख्य सलाहकार कौन नियुक्त हुई है? नीरा टंडन। तो ये तो हो गया अमेरिका के बारे में। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन बी। कौन है? शेख हसीना। हसीना तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। कौन है? कौन ज्यादा हंसता है? या तो पड़ोसी हंसता है या तो आप बाकी समझी गए होंगे कौन हंसता है। तो हसीना ये कौन है? बांग्लादेश की। किसकी?
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो ये शेख हसीना बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। कौन सी है? ढाका। और वहां का मुद्रा क्या है? टका। तो अब हम लोग चलते हैं आज के जो करंट अफेयर का 5वां प्रश्न का चौथा ऑप्शन है उस पर चलते हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या है? केपी ओली। ये अभी बीच ही में ये नेपाल के प्रधानमंत्री है जो बीच में बहुमत होने के कारण चुनाव इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर से ये चुनाव जीतकर वहां के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज के 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट है क्या? 5वां पॉइंट है संविधान। आप लोग जानते हो संविधान भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के संविधान के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली स्थापना? 1700 कब हुई थी? 1774 में। ठीक है, 1774 में हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कहां पर हुई? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हो गई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। किस अधिनियम से? कौन सा एक्ट था? 1773 के अधिनियम से। और जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग क्या थे? अंग्रेजी गवर्नर। तो अब ये तो 1774 में हो गई है किसकी स्थापना? भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एलिजा एम्पे। ठीक है, एलिजा एम्पे थी मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश लेमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम कब आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम कब आया था? 1781 में। कब आया? 1781 में। इसको बंगाल जुडिशियल के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों ने संविधान का निर्माण नहीं देखा है, उसको आप लोग पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जिससे आपको संविधान के निर्माण में जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है संविधान के बारे में, इसमें आपको समझने में और ही आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी को अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशन कोड रखता हूँ। ये रहा मोटिवेशन कोड। हौसले भी जिद्दी हैं। क्या है? हौसले भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। सॉरी, मंजिलें भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं क्या होगा, क्या कल हो। हौसले भी जिद्दी हैं। इसके कहने के कई मतलब है। इसके कहने का एक ही मतलब है, आपके जो मुश्किलें आ रही हैं वो भी जिद्दी है कि आप वहां पे न पहुंचो, और आपके हौसले भी, अपने हौसलों को भी जिद्दी रखो कि आप वहां पहुंच सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं करंट अफेयर के 6वें प्रश्न पे। 6वां प्रश्न है, किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग? कौन सा है? खर्ग, जो आग लगने से कहां पर गिर गया है? ओमान की खाड़ी में डूब गया। तो किस देश का यह सबसे बड़ा युद्ध का पोत था जो आग लगने से ओमान की खाड़ी में गिर गया? खर्ग। तो ये खर्ग था, ये ऐसा युद्धपोत था जिसपे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती थी, हेलीकॉप्टर उड़ान भी भर सकते थे, एक साथ कई हेलीकॉप्टर। तो ये कौन सा, कहां का था? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन सी, ईरान का ये युद्धपोत था। आज सीरीज के इतिहास के पॉइंट पर, इतिहास का पॉइंट के पहला प्रश्न क्या है? मध्य पाषाणकालीन व्यवस्था क्या थी? तो मध्य पाषाण में कैसे व्यवस्था चलती थी, वहां के लोग कैसे जीवन रहन सहन था, उसके टॉपिक का हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उनका साधन क्या था? वो किस पर जीवित रहते थे? शिकार पर। किस पर? मध्य पाषाण कालीन के लोग शिकार पर जीवित रहते थे। इन लोगों ने पशुपालन, कौन सा? पशुपालन और कृषि भी शुरू कर दिया। तो क्या वो किस पर जीवित रहते थे? शिकार पर, और वे पशुपालन और कृषि भी इन्होंने शुरू कर दिया।
उसके साथ साथ ये मिट्टी के बर्तन, किसके, मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। किसका, पहला पॉइंट शिकार पर जीवित रहते, दूसरा पॉइंट कृषि भी करते थे और पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो पशुपालन से आप लोग पॉइंट नोट करिएगा कि सबसे पहला पशु कौन सा पाला गया था, कुत्ता, कुत्ते को पाला गया था सबसे पहला पशु, और वो मिट्टी के घड़ों का भी, मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। और इनके औजार, तो आप लोगों ने पढ़ा पूरा पसार काल में क्या था, आग की खोज हुई थी पहली बात, और दूसरा कि वहां पे बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए उनको आखेटक या जैसे कि शिकार पे जीवित रहने वाले कहा जाता था। और इसमें क्या हुआ, इसमें औजार क्या हो गए, छोटे हो गए, ठीक है, छोटे, पैने, नुकीले, या आप जैसे कुछ भी कर सकते हो। अगर आप औजार को छोटा कर दोगे तो क्या होगा, उसमें नुकीले हो जाएंगे, वो और ही सुटेबल हो जाएंगे शिकार करने के लिए। ये इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के इतिहास के दूसरे पॉइंट पर। आधुनिक या नवपाषाण काल की, आधुनिक या नवपाषाण काल की व्यवस्था क्या थी। तो हम लोगों ने जान लिया ये किसका था, मध्यपाषाण काल। तो अब किसका जानते हैं, आद्य या नवपाषाण काल। इसमें पहला पॉइंट, आग की खोज कब हुई, पूरा पाषाण काल में। कब हुई, पूरा पाषाण काल में। लेकिन उपयोग कब शुरू हुआ, सही से उपयोग करना कब शुरू हुआ, सही उपयोग, किसका, आग का सही उपयोग कब शुरू हुआ, सही उपयोग, ठीक है। सही उपयोग कब शुरू हुआ, किसमें, पूरा पाषाण का, सॉरी आद्य पाषाण काल या नव पाषाण काल में। इसमें क्या हुआ, इसमें ये लोग जो पेड़ों के छाले जो होती थी उससे ये लोग, जो उससे से रेशे निकलते थे उससे ये लोग कपड़े, किसका, कपड़ा और रस्सी बनाना शुरू कर दिए, कपड़ा और रस्सी बनाना शुरू कर, किससे, पेड़ों के छालों से जो रेशे निकलते हैं उससे। तो चलिए दोस्तों बाकी ऑप्शनों को देखते हैं। ये लोग क्या करते थे, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, ये लोग कबीले में रहना शुरू कर दिए, किसमें, कबीले में रहना शुरू कर दिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे आज के करंट अफेयर के अगले प्रश्न में। आज दोस्तों बहुत गर्मी है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिए। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, जहां पर भी आपको शेयर करना हो वहां पर शेयर करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो मैं आप लोगों के लिए और ही बेस्ट क्वालिटी की करंट अफेयर के अंतर्गत मैं आपको सारे विषय डालने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। ये अगला प्रश्न आपके सामने है, नासा द्वारा शुक्र ग्रह के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा। तो किसके लिए लॉन्च करेगा, शुक्र ग्रह के लिए। कब तक लॉन्च करेगा, सन 2028 से 30 तक ये लॉन्च करेगा। कब तक, सन 2028 से 30 तक कौन सा लॉन्च करेगा मिशन, किसके लिए, शुक्र ग्रह के लिए। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लॉन्च कौन सा करेगा, ऑप्शन ए डाविंची, कौन सा है, ऑप्शन ए डाविंची प्लस, ऑप्शन बी कौन सा है, वेरिटांस, ऑप्शन बी कौन सा है, वेरिटांस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी वाइपर और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। इसका सही कौन जाएगा, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो दाविंची क्या करेगा, जो शुक्र ग्रह के अंतर्गत जो वायुमंडल है उसका जो संरक्षण है, उसका जो उसके बारे में जो पता लगाएगा, शुक्र के वायुमंडल के बारे में कौन पता लगाएगा, दाविंची प्लस। और जो वेरिटांस है ये किसके बारे में पता लगाएगा, उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगाएगा। कौन लॉन्च करेगा, नासा। तो ये अगला ऑप्शन है वाइपर क्या, ये नासा के द्वारा चंद्रमा पे भेजे जाने के लिए आगे आने वाले दिनों में भेजा जाएगा। तो कौन सा है, वाइपर। ये क्या है, वाइपर एक मोबाइल रोबोट है, इसीलिए ये चर्चा में रहा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज हम लोग का चल रहा है उसमें हिंदी के टॉपिक पर। तो हिंदी के पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम क्या है। तो हिंदी भाषा का सही विकास क्रम क्या है, तो क्या है आप सभी लोग जानते हो। पहले क्या था, सबसे पहली भाषा कौन सी थी, संस्कृत, फिर उसके बाद कौन सी आई, पाली, ठीक है, कौन सी आई, पाली,
ठीक है, पाली, फिर प्राकृतिक, प्राकृतिक कौन सी पाली, संस्कृत, दूसरी पाली, तीसरी प्राकृतिक, चौथी अपभ्रंश, कौन सी अपभ्रंश, और उसके बाद इसके बाद कौन सी आई, अवहट, ठीक है, अवहट। इसके बाद आपकी हिंदी आ गई। इसका सही क्रम कौन सा है, संस्कृत पाली, संस्कृत पाली, उसके बाद प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। पाली भाषा में किसने उपदेश दिया है, बुद्ध ने, ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। बुद्ध ने किसमें उपदेश दिया है, पाली भाषा में, और प्राकृतिक में महावीर जैन ने उपदेश दिया है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, पाली और प्राकृतिक भाषा में उपदेश किसने दिया है, तो अभी हमने आपको बता दिया, पाली में किसने दिया, बुद्ध जी ने, और प्राकृतिक में किसने दिया है, महावीर जैन, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसी के साथ दोस्तों आज के अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य में कृषि भूमि का डिजिटली सर्वेक्षण किया जा रहा है, किसका, कृषि भूमि का डिजिटली सर्वेक्षण कहां पर किया जा रहा है, तो कहां पे करना शुरू हुआ है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो कहां पे शुरू हुआ है, तेलंगाना, ऑप्शन बी तेलंगाना में शुरू हुआ है डिजिटली भूमि सर्वेक्षण, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो विवादित भूमि है उनका सर्वेक्षण, उनके बारे में पता लगाना, उसके लिए शुरू किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा ये। अब कुछ हम लोग जान लेते हैं एक्स्ट्रा जानकारी। तो सबसे पहली बात, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ है, उत्तराखंड। कब अलग हुआ, सन 2000 में। और आंध्र प्रदेश सन 2014 में अलग हुआ है, किससे, सॉरी आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा हुआ है, तेलंगाना। कब हुआ है, जून 2014 में। कब, जून 2014 में, ठीक है, जून 2014 में अलग हो गया है, 2014 में अलग हो गया कौन, तेलंगाना। और सबसे पहली बात, अगली बात नोट कर लीजिएगा, 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, तेलंगाना, तेलंगाना जो है ये, इसकी सीमा क्या है, समुद्र के तट से नहीं लगती है। ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि क्या समुद्र की सीमा, समुद्र से तेलंगाना की सीमा लगती है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। आप लोग जानते होंगे ये है भारत के दक्षिण भारत, तो यहाँ पर क्या है, केरल है, ये तमिलनाडु है, ये यहाँ पर कर्नाटक है, और ये हिस्सा किसका है, आंध्र प्रदेश का, और यहाँ पर बीच में है तेलंगाना। तो ये क्या है, तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश। तो आप लोग देख रहे हैं इस क्या है, आंध्र प्रदेश की सीमा समुद्र से लग रही है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से लग रही है, लेकिन तेलंगाना की लग रही है, और इधर आपके कर्नाटक पड़ जा रहा है, तो कर्नाटक के साइड में क्या है, अरब सागर, इधर भी नहीं लग रही है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं अगले ब्रह्मास्त्र सीरीज के विविध के पॉइंट पर। तो विविध का ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में। कब हुई, 1954 में, ठीक है, 1954 में हुई। तो 1954 में हुई, तो ये क्या है, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इसमें कोई भी धन नहीं दिया जाता है, ठीक है, भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, 1954 में, इसमें कोई धन नहीं होता है, ठीक है, कोई धन नहीं दिया जाता है। और इसमें पहली बार भारत रत्न किसको मिला, तो पहला पॉइंट डॉक्टर सर्वपल्ली, पहले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली, दूसरे सीवी रमन, और तीसरे व्यक्ति कौन थे, चंद्रकांत राजगोपालचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसको CR दास के नाम से जाना जाता है,
चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सीवी रमन और कौन थे? एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हाँ, सीवी रमन, ये सीवी रमन जो थे, सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली, ठीक है, सर्वपल्ली, और ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो चलिए दोस्तों, इनके नाम पे, सीवी रमन के नाम पे 28 फरवरी को मनाया जाता है कौन सा? विज्ञान दिवस। तो ये हो गया हम लोग का आज के विविध का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? कौन सी है? ओबिसोनिया, ठीक है, ओबिसोनिया का किस देश का पुराना नाम है? तो किसका है? किसका है? इथियोपिया। किसका है? इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया का नाम क्या है? पुराना नाम क्या था? ओस्बिनिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है, किसके वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? किसके? वायुसेना, अपने देश की आन बान शान जो वायुसेना है उसके उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए विवेक राम चौधरी, ऑप्शन ए विवेक राम चौधरी, ऑप्शन बी आर.के. भदौरिया, ऑप्शन सी मनोज मुकुंद रावत, ऑप्शन डी कौन है? करमबीर सिंह। तो इसके कौन बने हैं उप प्रमुख? ऑप्शन ए विवेक राम भदौरिया। इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसके प्रमुख कौन है? आर.के. भदौरिया। तो इसका ऑप्शन बी आर.के. भदौरिया इसके प्रमुख हैं। और ऑप्शन सी मनोज मुकुंद रावत क्या है? आर्मी, ठीक है, थल सेना के प्रमुख हैं। और करमबीर सिंह क्या है? नौसेना के प्रमुख। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज पर। ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम लोग गणित के पॉइंट पर चलते हैं। तो गणित के पॉइंट का पहला प्रश्न है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? योग कितना है इसका? 24 है, ठीक है। कितनी? तीन क्रमागत सम संख्याओं के योग कितना है? 24। तो बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? तो बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी? तो पहली बात तो हम लोग चेक करते हैं कि तीन क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है। तो सिंपल सा आप बात समझ सकते हो कि अगर आपसे दे दे कि सम संख्या अगर दे दे 2, 4, 6, 8 और 10, तो इसमें अगर पूछ दे कि इसमें क्रमागत संख्याओं के बीच में संख्या कौन सी है, अब अगर इसको आप जोड़ोगे तो क्या होगा? इसको जोड़ोगे तो 10, 10, 10, 20 और 10, 30। टोटल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। इससे 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो गया? 6। आपको पता चला कि जो बीच की संख्या होती है वही क्रमागत संख्याओं की बीच की संख्या होती है, ठीक है। तो आप इस तरह निकाल सकते हो। लेकिन इसमें पूछा क्या है? तीन कोई भी क्रमागत संख्या होती है, हो सकती है, उसका योग कितना है? 24। तो आप क्या करोगे? आपको तो पता नहीं इसमें कौन सी संख्या है, तो क्या करोगे? संख्याएं कितनी ये तो पता है ना, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें कितनी संख्या थी? 5। और ऊपर योग कितना था इसका? 30। इसका योग कितना है? 24। और इसकी में संख्या कितनी है? 3। तो 3 संख्याएं होगी क्रमागत। इसका योग कितना है? 24। इसे काट दो, बस कितना आ जाएगा? 8। इसके बीच की संख्या कौन सी हो गई? हम लोगों ने जानते जो बीच की संख्या होगी उसी के पहले सम संख्या होगी, उसी के बाद। तो आप लोग देख सकते हो 8 ये बीच की संख्या है। इससे बड़ी, इससे सम संख्या पूछा है तो ये 2 आगे जाएगी, 2 प्लस होगा, और 2 माइनस करेंगे तो छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या इसमें 6 है और सबसे बड़ी संख्या 10। और बीच की संख्या कौन सी थी? 8। अब इसको आप लोग जोड़ सकते हो। 8, 6, 14 और 10, 24। इसका योग आ चुका है 24। तो आप इस तरह याद कर सकते हो। और ये दे दे 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, उसके बाद जो संख्या आएगी वो बीच की संख्या हो जाएगी।
अगर उसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ दे, उसमें सम संख्या पूछे तो भी 2 जोड़ दो, विषम पूछे तो भी 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर छोटी पूछ दे तो उसमें से 2 घटा दीजिए। 5 संख्या को पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि जो संख्या होगी वो उस संख्या का गुणज होगा, ये बात नोट करिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। कितने? अभी हमने बताया 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? योग कितना है? 51, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न है। कितना है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, और ये आपका सम संख्या थी और ये विषम है, ठीक है। कितना है? 51 इसका योग है। कुछ भी नहीं करना है, आप लोग जानते हो क्या होता है, जो बीच की संख्या होती है तो इसमें पूछा क्या है, आगे हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो ठीक बीच वाली, इसमें भी तो ठीक बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो आप सिंपल सी फंडा, जो आपने इसमें किया वही इसमें भी कर दो। इसमें आपने जो जोड़ा था आगे 2-2 संख्या, क्योंकि क्रमागत अगर दिया है तो 2-2 आगे बढ़ेगा। विषम की बात करिए तो 2-2 आगे बढ़ेगा, अगर विषम और सम की बात नहीं करता तो 1-1 आगे बढ़ता। पहली पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर विषम और सम न दे तो 1-1 संख्या आगे या पीछे जाएगी, और विषम या सम दे दे तो हमेशा 2 संख्या आगे और पीछे जाएगी। तो कितना है योग? कितना है? 51, सॉरी कितना है? 51, ठीक है। और हमारे पास संख्याएं कितनी है? 3 है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा था, यहाँ संख्या कितनी थी? 5, यहाँ पर 3 थी तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ कितनी संख्या है? 3, और यहाँ पे योग कितना है? 51। यहाँ पर योग कितना था? 30, और यहाँ पर योग था 24। तो 24 को हमने 3 से डिवाइड किया। 5 संख्या थी, 30 योग था तो हमने 6 से डिवाइड किया, और 51 योग है और 3 संख्या है तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21। तो बीच की संख्या कौन सी आ गई? 17। अगर इसमें पूछ दे छोटी संख्या तो बस कुछ नहीं, 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? छोटी संख्या 15 और बड़ी संख्या 19। अब इसको आप जोड़ के देख सकते हो, जोड़ लो। 9 7 16, 16 5 21, हाथ में लगा 2, और उसके बाद 2 1 2 3 3 2 5। तो आपको योग मिल गया ना। तो बस आप लोग प्रत्येक पॉइंट को नोट करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। मैं आपको एक जैसे कि शेड्यूल बता सकता हूँ, प्रत्येक जो चैप्टर है मैं चैप्टर वाइज लेकर चलूंगा कि आपको ढूंढना न पड़े। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है 4 क्रमागत सम संख्याओं का। कितने हैं? अब कितनी संख्या है? पहला, दूसरा, अब हम लोग देखते हैं तीसरा। 4 क्रमागत कितनी है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 36 है, ठीक है। तो तीसरी संख्या, अब तक हम लोगों ने देखा बीच की पूछा था, अब इसमें किसमें कौन सा पूछा है? कौन सा पूछ रहा है? तीसरी संख्या इसमें पूछ रहा है। संख्या कितनी है? 4, योग कितना है? 36। तो पहले तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। 36 योग है, संख्या टोटल है 4, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा कितना? सॉरी 9 आ जाएगा। लेकिन आप लोग देखिएगा, अगर तीसरी पूछ दे, अगर बीच वाला पूछेगा तो आप लोग हमेशा ये मेथड अपनाइएगा, ठीक है। बीच वाला पूछे, अगर मान लीजिए कि 2, अगर दे दे 3 3 5 7 9, अगर इस तरह संख्या देके पूछे 3 संख्याओं का क्रमागत इतना है, 5 संख्याओं का क्रमागत इतना है, 7 संख्याओं का, 9 संख्याओं का, 11 तक विषम संख्याओं के साथ अगर दे दे इतनी संख्याओं का क्रमागत इतना है तो हमेशा बीच वाली होगी। और अगर पूछ दे कि 4 संख्याओं का क्रमागत कितना है तो क्या होगा? ये क्लियर नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक दूसरा मेथड है कि x, पहली संख्या x तो दूसरी सम संख्या है तो कुछ नहीं, x प्लस 2, x प्लस 4, उसके बाद x प्लस 6। टोटल कितने x हो गए? 1 2 3 4, 4x कितने हो गए? x 4, ठीक है। x 4 हो गए, कितने हो गए? 4x।
अभी संख्याएं गिन लें, 2 4 2 6 6 12 और संख्याओं का योग कितना था 36। ठीक है, घटा दिया जाए तो घटाने कितना आ जाएगा, प्रश्न को हटाया जाए कुछ देर के लिए। चलिए तो घटाने कितना आ जाएगा, 36 में से 12 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 24। तो 4x बराबर कितना है, 4x बराबर 24। तो x बराबर 8। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है ना। तो x बराबर अगर 8 है तो क्या करोगे, इसमें पहली बात, दूसरी अगर पूछेगा तो x प्लस 2, तीसरी पूछा तो x प्लस 4 था, x प्लस 4 था ना, ये देखिए x प्लस 4 और दूसरी में x प्लस 2 और तीसरी सॉरी पहली संख्या है x, दूसरी और तीसरी और चौथी में x प्लस c। तो हमको ज्ञात क्या करना है, x प्लस 4। तो बस कुछ नहीं, x की जगह पे आप 8 रख दो और प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। और आप लोगों को देखा है हम लोग इस तरह निकाले हैं, कितना आया था 9। तो आप लोग इसको अगर 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36 दे दे, अगर सम संख्याओं के साथ दे दे क्रमागत संख्याओं का योग तो आप इस मेथड से निकाल लीजिएगा। अगर विषम संख्याओं के साथ दे दे क्रमागत संख्याओं का योग तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न लगाया जाए। तो अगला प्रश्न है क्रमागत विषम संख्याओं का, क्या है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग। ठीक है, ये भी क्या है, क्रमागत विषम, 4 क्रमागत। ठीक है, तो चलिए कितने हैं 4 क्रमागत। ठीक है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया है 180। ठीक है, योग कितना है 180। इसको भी आप अगर इस मेथड से लगाओगे तो नहीं लगेगा, आपको इसी मेथड से लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा हटा दिया जाए तो देखिए 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 180। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 180 है। तो हम लोग इसी मेथड से लगाते हैं। क्या विषम होगा तो भी 2 बढ़ेगा, सम होगा तो भी कुछ नहीं। पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4 और चौथी संख्या x प्लस 6। कितने x हैं 1 2 3 4, कितने टोटल x हो गए 4x। संख्या कितनी हो गई प्लस 12। ठीक है, प्लस कितने हो गए 12। अब टोटल संख्या होगी योग कितना है 180। कितना है दोस्तों 180। और हम लोग का योग कितना रहा है, हम लोग का योग कितना रहा है 4x प्लस 12। तो क्या किया जाए, घटा दिया जाए। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 168। ठीक है, 4x बराबर 168। तो 4x बराबर हम लोग का 168 आ चुका है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 168 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो आपका 168 इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से काटिए, 4 चौक को 16 और 4 दुना के 8। x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया 42। तो इसमें पूछा क्या था सबसे बड़ी संख्या। तो x बराबर 42। तो आप लोग देख रहे हो सबसे बड़ी संख्या में क्या कर रहा है प्लस 6 कर दे रहा है। इसमें से आप क्या कर दो प्लस 6। तो कितना आ जाएगा 48। इसका आंसर 48। इसका हम लोगों ने देखा था कितना था 12। इसका कितना था 17। और इस प्रश्न का था कितना था 8। ठीक है, इसका था हम लोग जो अपने से लगाए थे उसका क्या था 6। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के करंट अफेयर के आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला है, किसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला किसको है। इसमें मिलता क्या है 50,000 पाउंड। कितना मिलता है, पहली तो बात आप नोट कर लो 50,000 पाउंड मिलता है इसमें बुकर पुरस्कार में। ये किसको मिला है 2021 में। तो ऑप्शन ए डेविड डायोब, ऑप्शन बी मारिके बुकास, ऑप्शन सी डगलस स्टुअर्ट और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो किसको मिला है दोस्तों, ऑप्शन ए डेविड डायोब को। ये डेविड डायोब है कहां पे,
ये डेविड डायोब कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के। और इनको मिला है 2021 का बुकर पुरस्कार। तो 2020 में किसको मिला था? ऑप्शन ए मार्के लुकास को, जो 2020 में इनको मिल गया था बुकर पुरस्कार। तो ऑप्शन सी मैन बुकर, बुकर तो इनको मिला है डेविड डायोब को, तो मैन बुकर किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज के रीजनिंग के पार्ट पर। ब्रह्मास्त्र सीरीज का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या है? क्या है? POLISH। पुलिस को क्या लिखा गया है? पुलिस को क्या लिखा गया है? MLI क्या लिखा गया है? MLIFPE। ठीक है, FPE यही लिखा गया ना। पुलिस को लिखा गया है MLIFPE। इसमें किया गया पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है? MNOP माइनस कितना हो रहा है? -3 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें -3 हो गया, सही है। अगले पॉइंट को भी देख लेते हैं। L कितना माइनस हो रहा है? आप लोग इधर से गिनने से बजाय इधर से माइनस वाला देख लोगे तो आपको आसानी होगी। तो L के बाद MNO कितने माइनस हो रहा है? 3। इसका मतलब प्रत्येक जो वर्ड है उसमें कितना कितना माइनस हो रहा है? 3 वर्ड माइनस हो रहा है। अब पूछा गया है प्रश्न में डिग। ठीक है, क्या पूछा गया है? डिग। ठीक है, DIG डिग को क्या किया जाएगा? आप लोग देख रहे हैं ये जो वर्ड दिया है पुलिस को किसमें बदला गया है? -3 करके अगले कोडिंग में बदल दिया गया है। आप लोग भी क्या करोगे? इसमें -3 करोगे, तो D से -3 करोगे कितना हो जाएगा? A। I से -3 करोगे कितना हो जाएगा? F। कितना हो जाएगा? F। और उसके बाद G से -3 करोगे कितना हो जाएगा? D। तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? AFD। आप लोग आसानी के लिए आप लोग या तो आप लोग पूरा वो अल्फाबेट याद कर जाओ कोडिंग डिकोडिंग के लिए, या तो अल्फाबेट के साथ साथ वो किस स्थान पे ये भी याद करो। और अगर आसानी से काम चलाना है तो A से लेकर M तक लिख लो सीधा, और उसके बाद M तक। ठीक है, और उसके बाद M से लेकर Z तक। ठीक है, ऐसे अगर आप लिखोगे तो इसका आपको अपोजिट भी मिल जाएगा। पहली बात अपोजिट मिल जाएगा। और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 1 से लेकर 13 तक, फिर 14 से लेकर 26 तक। इससे आपको आसानी होगी कि आपको काउंटिंग करने में या कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को जो आपको 1 मिनट लग रहा है उसको आपको 20 सेकेंड में आपको करने में समय बचेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्या है? ये तो हो गया हम लोग का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? कोप्ट। ठीक है, KOPT। इसको किस में बदला है? इसको बदला है IM। क्या बदला है? IMNR में। ठीक है, IMNR में। तो इसका मतलब क्या है? ये किस कोडिंग पे बदला हुआ है? तो इसने किस कोडिंग पे बदला है? देखिए I से आप देखो IJK कितना कम हुआ है? -2। आप देख रहे हो -2, ये तो ठीक है। चलिए अभी हम लोग संतुष्टि में, हम आगे भी देखते हैं। MNO इसमें भी -2 है, NOP इसमें भी -2, RST सब में -2 कर रहा है। इसका मतलब ये जो कोडिंग सेटिंग किया है इसमें क्या कर रहा है? -2 कर रहा है। तो अगला पूछा किसका है? हमसे पूछा किसका है? क्यूज का। किसका पूछा है? क्यूज का -2 करके हम लोग देखते हैं। तो क्यू का -2 कितना होता है? O। U का -2 कितना होता है? S। और I का -2 कितना होता है? G। और Z का -2 कितना होता है? X। इसका आंसर क्या हो जाएगा? OSGX। तो आप लोग रीजनिंग हो या मैथ हो उसको पूरी तरह से क्या करो? उसको प्रैक्टिस करो, उसको जहां से हो सके तहां से प्रश्न ढूंढ के करो। अगर आपको ना आए तो आप कमेंट के द्वारा आप कमेंट करिए, हम उसको बताने की ज़्यादा उसको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप भेजिए। उसके साथ साथ अब हम लोग चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पे।
क्या है तीसरा प्रश्न? ये तो हो गया हम लोगों का पहला और दूसरा। तीसरा प्रश्न क्या है? LOSE क्या है? LOSE लोस को क्या लिखा गया है? IMNR, ठीक है। IMNR लिखा गया किसको? लॉज को। इसमें क्या किया है? IJKL -3 क्या किया है? इसमें क्या किया है? सॉरी, इसमें क्या लिखा गया है? MQ। हमने दूसरा ऑप्शन देख लिया, दूसरा प्रश्न थोड़ा सा देख लिया है। इसमें क्या कर रहा है? MQ क्या है? VI, ठीक है, MQ VI। तो इसमें आप लोग देख रहे हो क्या कर रहा है? +1 उसके बाद +2 OPQ, ठीक है, STU +3, ये +2 +3 उसके बाद +4। तो आप लोग देख रहे हो सीरीज बन रहे 1 2 3 4 प्लस में हमेशा चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? गेन, GAIN। तो गेन जी का क्या हो जाएगा? G का H क्या हो जाएगा? H, A का B और C 2 प्लस होगा। यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3। I के बाद JKL, ठीक है, और N के बाद OPQR क्या हो जाएगा? R। इसका क्या हो जाएगा? HClR। तो चलिए दोस्तों चलते हैं रीजनिंग के आखिरी प्रश्न पे। रीजनिंग का आखिरी प्रश्न क्या है? आखिरी प्रश्न है क्या है? नंबर, ठीक है। तो क्या है? नंबर NUMBER को किसने बदला है? PXQGKY में। किसने बदल दिया है? PXQGKY में। तो किसमें? सीरियल SERIAL को क्या लिखा जाएगा? चलिए प्रश्न को हटा दिया जाए, हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। तो क्या है? किसको बदला है? प्रश्न क्या था? नंबर, ठीक है, NUMBER। नंबर को किसमें बदल दिया है? नंबर को किसमें बदला है? आप देख रहे हो PX क्या है? PX, ठीक है, PXQ क्या है? PXQGKY। तो आप क्या देख रहे हो? NOP क्या किया? +2, यहाँ पे +2 UVWX +3 MNOPQ +4 +5 आगे में B से G +5 उसके बाद E से K +6 और उसके बाद +7। तो क्या कर रहा है? +2 3 4 5 6 7 इस तरह कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग का प्रश्न क्या था? प्रश्न था सीरियल। क्या था? सीरियल SERIEL, ठीक है, SERIEL। सीरियल का क्या होगा? तो आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है? +2 S का TU, E का FGH क्या हो जाएगा? और R का कितना प्लस कर रहा है? 4, R का STUV, ठीक है, I का JKLMN, ठीक है। तो N उसके बाद L का कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? L का क्या हो जाएगा? सीरियल। सीरियल सही लिखा गया ना? सॉरी, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, AL। तो आई का हम लोग को तो हो चुका था, आई का N, ए का क्या हो जाएगा? 6 बढ़ेगा ना, ए का 6 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? G। और उसके बाद L का 7 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? यस। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसका आंसर तो ये हो गया। तो आज का हम लोग का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको प्रत्येक विषय को एक साथ करंट अफेयर में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो भी मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग हमारे चैनल को जहाँ पर भी हो, आपके संपर्क में ग्रुप हो, फेसबुक हो, आपको स्टेटस लगाना हो लगा सकते हो, आपको जहाँ पर भी शेयर करना हो करिए।
और आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाइए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।